इसमें हेलो 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 हेलो, क्या बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रोटेशनल का बेसब्री से इंतजार था यार ना, आपको भी हमें भी। जे एडवांस के लिए फेवरेट टॉपिक होता है ये, और कई बार जे एडवांस में रोटेशनल लगता है, रोटेशनल का ही पेपर ले रहे हैं फिजिक्स में जैसे 2022 में भी, और 2012 के एक पेपर में याद है 18 क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन रोटेशनल के आ गए थे। तो जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, कई बार क्या होता है कि जो है रोटेशनल अगर मिस किया और पता चला रोटेशनल ही भर गया पेपर में, तो जेई एडवांस रोटेशनल पे स्पेशली फोकस करते हैं। लास्ट ईयर भी पेपर में देखे होंगे, हर साल मतलब 3 से 4 से 5 6 क्वेश्चन रहता ही रहता है। और बड़े आसान, आजकल तो एंगुलर इम्पल्स और एंगुलर मोमेंटम पे 2-3 साल से क्वेश्चन जरूर से आ रहा है। 2022 में, 23 में, पिछले साल 24 में 2-2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। 23 में भी 2 क्वेश्चन आया था एंगुलर इम्पल्स पे सिंपली, ठीक है। ट्रिक बता रहे हैं बेटा। ट्रिक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है एडवांस वगैरह में, क्योंकि अगर आप एग्जाम में डेरिवेशन करने चलेंगे तो गए काम से। इसलिए जो चीज़ें मैक्सिमम आपको याद हैं वो तुरंत सीधे अप्लाई करिए एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें अक्सर कई बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी आपको हम जो है इसमें पहले PYQ की बात करें। जैसे रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब प्रॉब्लम आप लगा लीजिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है पहले से, हम इसको नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं। बस आप ये जानिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूछ दिया कि पी और ओ के अबाउट, तो ओ के अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कट करके होल करके निकाल दिया, तो पहले पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और पी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे, अगेन पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के इसको माइनस करेंगे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कैसे निकालेंगे, पहले इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल के पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट कर दीजिएगा, आराम से आंसर आ जाएगा ना। हम इंटरेस्टेड हैं आपको एक मतलब इम्पोर्टेंट इसमें मेथड सिखाने में, ठीक है। तो कभी जैसे कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस का एक कंसेप्ट होता है ना, तो कहते हैं कि अगर मान लेते हैं कि एक प्रिंसिपल एक्सिस का कंसेप्ट है, तो देर आर 3 सेट्स ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रिजिड बॉडी अगर है, मान लेते हैं ना, कहते हैं अगर कोई रिजिड बॉडी है और इसका अगर हम लोग 3 सेट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन कर दी, मान लीजिए एक्स वाई और जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड प्रिंसिपल एक्सिस हैं इस प्रकार से कि अगर कोई एक्सिस, कोई आर्बिट्ररी एक्सिस, एक्स एक्सिस से बेटा अल्फा एंगल बना रहा हो, वाई एक्सिस से बीटा बना रहा हो, जेड एक्सिस से गामा बना रहा हो, अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल मेड बाई दिस एक्सिस फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो अगर एक्स वाई जेड को अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोले, यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से होता है बेटा कि एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं आई एक्स वाई, दैट का मतलब होता है समेशन ऑफ एम आई एक्स आई वाई आई, ये 0 हो। उसी तरीके से आई वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, समेशन ऑफ एम आई वाई आई जेड आई ना, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और इसी तरीके से एक्स आई एक्स जेड कैसे डिफाइन करेंगे, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई जेड आई, ठीक है। अगर ये साइमल्टेनियसली 0 हो तो एक्स वाई जेड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई चाहिए, तो आई को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू बेटा आई एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आई वाई कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस आई जेड कॉस स्क्वायर गामा, आई जेड कॉस स्क्वायर गामा, वेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल मेड बाय दिस एक्सिस फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। और यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस क्या है, एक्स वाई जेड एक्सिस प्रिंसिपल, जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस एक्चुअल एक्स वाई जेड एक्सिस हो सकता है तुम आप 3 ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस चूज करिए जिसके लिए ये टर्म देखो 0 हो, ठीक है। तो मतलब कि सिमेट्री से क्या होगा, कोई अगर जैसे क्यूब है मान लो और सेंटर उसका ओरिजिन पे है, तो एक्स वाई जेड अपने आप प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म क्या होगा, कोई एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा तो किसी का करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट, किसी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये देखो ये है एक्स वाई क्या है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है किस पार्टिकल का,
ith पार्टिकल का। देखो ये mi पार्टिकल है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स आई वाई आई जेड आई, ठीक है, तो एक्स आई वाई आई जेड आई, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर ये तीनों जीरो हो तो आप आई को डायरेक्टली किसी पॉइंट एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका चलो एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए कोई क्यूब है, कोई अगर एक क्यूब है, ठीक है, तो अगर ये क्यूब है और क्यूब का अगर हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बॉडी डायगोनल के अबाउट चाहिए, ठीक है। क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बॉडी डायगोनल के अबाउट चाहिए, से फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब अबाउट इट्स बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए क्यूब का, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 3 सेट्स ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए, ठीक है, 3 सेट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये बाहर क्या हो गया, बाहर जेड एक्सिस हो गया, है ना। तो एक्स वाई जेड आर 3 सेट्स ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि अगर ये 3 सेट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस हो गए एक्स वाई जेड, अगर 3 सेट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस हो गए बेटा, तो आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। तो अगर आपको बॉडी डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए और ये क्यूब का सेंटर ओरिजिन पे है, ठीक है, तो आपको चाहिए कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल ऑफ क्यूब। तो कहते हैं अगर इसके अबाउट, इस डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो यहाँ से जो बॉडी डायगोनल होगा इसका क्यूब का, अगर इसका जो बॉडी डायगोनल होगा, जेड एक्सिस देखो बाहर की तरफ है, तो जो बॉडी डायगोनल होगा क्यूब का, अगर उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है, तो इससे कितना एंगल बनाएगा, अल्फा बनाएगा, वाई एक्सिस कितना बनाएगा, बीटा बनाएगा, और जेड एक्सिस कितना बनाएगा, गामा बनाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। तो स्फेयर के लिए क्या होगा, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी स्फेयर पे आते हैं बेटा। तो हम लोग कहेंगे कि अगर अगर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूब अबाउट इट्स बॉडी डायगोनल, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूब अबाउट इट्स बॉडी डायगोनल। क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी डायगोनल के अबाउट चाहिए, तो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल हो गया, वाई एक्सिस से बीटा हो गया। तो यहाँ पे कॉस अल्फा का वैल्यू जो आएगा 1/√3 आएगा, कॉस बीटा का वैल्यू 1/, तो अल्फा बीटा गामा तीनों क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हो जाएंगे, और ठीक है। तो आई जो आएगा वो क्या आ जाएगा, आई एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आई वाई कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, आई जेड कॉस स्क्वायर गामा बेटा। और तुम्हें पता है कि अगर आई एक्स आई वाई आई जेड तीनों क्या होता है, यहाँ पे सेम होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही वाई एक्सिस के अबाउट, वही जेड एक्सिस के अबाउट, और ये तीनों किसके इक्वल टू होता है, ये होता है ma²/6 के अबाउट इक्वल टू। तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, ma²/6 ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और आप जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, डायरेक्शन कोसाइंस का सम, ठीक है। तो सिंपली क्या आ गया कि अगर कोई भी क्यूब है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब अबाउट इट्स बॉडी डायगोनल, अबाउट इट्स बॉडी डायगोनल कितना होगा, ma²/6 होगा। सिंपल, देखिए प्रूव हो गया इस कंसेप्ट से। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है प्रिंसिपल एक्सिस का, आप किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चुटकियों में निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है, किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी बॉडी, हाँ सिमेट्रिकल इरेगुलर नहीं, सिमेट्री जहां फिट हो तभी ना। एक्स वाई यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि mi xi yi 0 हो। तो प्रिंसिपल एक्सिस कैसे चूज करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस चूज करते हैं एक जो सिमेट्रिकल एक्सिस हो, बॉडी का बिल्कुल मतलब कि फेस को बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे, एक एक्सिस वो हो जाएगा, बाकी 2 एक्सिस उसके परपेंडिकुलर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो अगर अगर कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, कोई अगर रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगुलर लेमिना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए बॉडी डायगोनल के अबाउट, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इसके डायगोनल के अबाउट, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, चलिए ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो चाहिए हमें डायगोनल के अबाउट ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस क्यूब सॉरी दिस रेक्टेंगल अबाउट इट्स डायगोनल, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायगोनल के अबाउट अगर चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायगोनल के अबाउट चाहिए
तो हम क्या कहेंगे, हम प्रिंसिपल एक्सिस चूज कर लेंगे। हमें इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है, इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्री से एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस ये हो गया, जेड एक्सिस देखो बाहर हो गया। तो तुम्हें पता है कि अगर ये रेक्टेंगल है ए क्रॉस बी का, अगर ये रेक्टेंगल है, ए लेंथ है और बी इसका बेटा विड्थ है और मास m है, ठीक है, तो एक्सिस ए बी के अबाउट ना, डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल अबाउट डायगोनल, रेक्टेंगल अबाउट डायगोनल, रेक्टेंगुलर प्लेट ना, रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट डायगोनल। तो डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सोचो कैसे करेंगे। तुम लोग कहेंगे यार कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक एक्सिस ये हो गया अल्फा और एक एक्सिस ये हो गया आपका 90 माइनस अल्फा। देखो बीटा क्या हो गया 90 माइनस अल्फा, और गामा जो होगा देखो बेटा 90 डिग्री, क्योंकि ये जेड एक्सिस बाहर हो गया, ठीक है। तो एक्स वाई जेड एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस हो गए। तो एक्स वाई जेड क्या बन गया, एक्स वाई जेड एक्सिस क्या बन गया, प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस सबसे आसान होता है कि हम लोग चूज कर लेते हैं अपने सुविधा के अनुसार। प्रिंसिपल एक्सिस चूज कैसे करेंगे, एम आई एक्स आई वाई आई जीरो, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस तो पता चल गया कि एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस के जितने वाई, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे डिफाइन करते हैं, कोई भी सेट, तीन सेट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, जिससे कि एक्स आई वाई आई ना। तो अगर हम लोग ये कहेंगे, जो डिफिनेशन बताए थे कि अगर हम लोग बोले कि एक्स आई वाई आई, तो सब आई एक्स वाई जीरो हो, आई वाई जेड जीरो, आई एक्स जेड जीरो हो, ठीक है। तो अगर हम लोग ये एक लेंगे, तो इससे जितना इस एक्सिस से जितना वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा उतना ही वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए वाई और वाई क्या हो गया, ये देखो जीरो हो गया, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, ये तीन सेट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन हो गए, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे क्या हो गया, सिंपली क्या बोलेंगे, आई का वैल्यू क्या हो गया, आई एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आई वाई कॉस स्क्वायर 90 माइनस अल्फा, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और प्लस आई जेड, तो अल्फा हो गया, अल्फा बीटा हो गया 90 माइनस अल्फा, और गामा का वैल्यू क्या हो गया 90 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 90, कॉस स्क्वायर 90 का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो सिंपली क्या हो गया, आई एक्स का वैल्यू क्या होता है, एम ए स्क्वायर बाई, आई एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई 12। तो एम बी स्क्वायर बाई 12 और कॉस स्क्वायर अल्फा बेटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ से कॉस अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कॉस अल्फा का वैल्यू ए स्क्वायर, सॉरी, कॉस अल्फा का वैल्यू हो जाएगा ये ए बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से आई वाई का वैल्यू हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12, और यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया एम एम ए, यहाँ पे एम बाई 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। देखो ये आंसर हो गया। तो देखो कितने आराम से हम लोग चीज़ों को मतलब डील कर ले रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर जगह काम करता है ये, जहाँ सिमेट्रिकल एक्सिस है बेटा, ठीक है, ठीक है। चलो अब जैसे एक और इस पे एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। जैसे कई बार क्वेश्चन तुम लोग देखे होंगे कि ये कोई रिंग होता है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए स्क्यूड एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो हमें इस एक तिरछा एक्सिस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए से फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो स्क्यूड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऐसे तिरछा एक्सिस है, सेंटर से पास कर रहा है लेकिन एक्सिस ऐसे थीटा एंगल बना रहा हो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, यहाँ से थीटा एंगल। तो हम लोग फिर से अगेन क्या बोल देंगे, ये देखो ये एक्सिस है परपेंडिकुलर, ऐसे एक रिंग है और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चाहिए, रिंग का इस तिरछे एक्सिस के अबाउट चाहिए ना। तो अब हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे अल्फा का ये एक एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्सिस हो गया वाई एक्सिस, बाहर हो गया जेड एक्सिस। तो यहाँ पे आई एक्स क्या हो जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। तो डायमीटर का क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। ये रिंग है, एम मास का बेटा आर रेडियस का, और ये वाला क्या होगा,
वाई एक्सिस के अबाउट आई वाई क्या हो जाएगा, आई वाई तो रिंग का एक्सिस ही है जो सेंटर से पास कर रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है। और जेड एक्सिस जो होगा, जो जेड एक्सिस होगा उसके अबाउट भी क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस के अबाउट भी एम आर स्क्वायर ही होगा रिंग का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या हो जाएगा, आई एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, तो आई एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, और ये एंगल कितना हो जाएगा एक्स एक्सिस से, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो नहीं, आई एक्स कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, आई एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई वाई कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस आई जेड कॉस स्क्वायर बेटा 90 डिग्री। तो सिंपली आई कितना आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आ गया आई का वैल्यू आ गया आई एक्स, एक्स क्या है देखो एम आर स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तरीका सीख लेंगे तो बड़ा ये कारगर तरीका होता है। और आई वाई तो सिंपली कितना है, ये तो एम आर स्क्वायर ही है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को, तो ये हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेंगे, एम आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट हैंडी रिजल्ट है अपने पास। अब इतना टाइम नहीं तो बहुत सारे एग्जाम्पल देके समझाते हैं इन चीज़ों को। अब सोचो तुम लोग ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे, स्क्यूड एक्सिस के अबाउट कितना टफ होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, बात समझ में आया बेटा। तो ये है देखो, जैसे थीटा का वैल्यू तुम 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू तो अगर 0 रख दोगे तो cos 0 1 होता है, तो एम आर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो जानते ही हो कि कोई भी एक्सिस इसके अबाउट क्या होता है, एम आर स्क्वायर ही होता है। अगर तिरछा एक्सिस ना हो, परपेंडिकुलर ही हो, परपेंडिकुलर तो एम आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू तुम 90 रख दो तो डायमीटर बन जाएगा, तो डायमीटर के अबाउट ये होता है। तो किसी भी जगह ये काम करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये तरीका होता है। बात समझ में आया। हम मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्यूड एक्सिस के अबाउट इसका यूज करके, जैसे ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि कोई कोन है, मान लो कोई कोन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है। मान लो कोई कोन अगर इसके अबाउट रोटेट कर रहा हो ना, एक्सिस इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोन, हॉलो कोन या सॉलिड कोन जो भी, तो अब समझो कि एक तरीके से क्या हो गया, ये एक इंक्लाइंड एक्सिस के अबाउट ही रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसी रिजल्ट को हम लोग यूज यहाँ पे कर लेते हैं और फटाक से इंटीग्रेट करके एक लाइन में निकाल लेते हैं। तो चलिए करिए। तो रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हुई, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, जेई के आसान क्वेश्चन है। हाँ अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन अब उठाते हैं हम लोग। जैसे 2022 एडवांस का ये क्वेश्चन था, ये बड़ा ही प्यारा सा बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। A particle of mass 1 kg is subjected to a force which depends upon position as F equal to minus k xi plus yj, ठीक है। एक फोर्स ऐसा दिया है t इक्वल टू 0, पार्टिकल का पोजीशन दिया है 1/√2i प्लस √2j, एंड वेलोसिटी पार्टिकल का देखो -√2i प्लस √2j प्लस 2/πk ऐसा दिया है। लेट vx एंड vy डिनोट द x एंड y कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली, इग्नोर ग्रेविटी। जब z का वैल्यू 0.5 मीटर है तो पूछ रहे हैं कि उस समय x vy माइनस y vx का वैल्यू जरा बताइए क्या होगा। पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन, बात समझ में आया बेटा। तो अगर तुम क्वेश्चन को देखोगे, अगर तुम इस क्वेश्चन को देखोगे तो तुम्हें क्या समझ में आया, पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का फोर्स दिया है और वेलोसिटी दिया है इनिशियल। तो तुम अगर सोचोगे यार कि फोर्स दिया है, फोर्स का x कंपोनेंट x पर डिपेंड कर रहा है, तो fx को एम वी एक्स डी वी बाई डी टी लिख दें, एफ वाई को मतलब एम डी वी वाई बाई डी टी लिख दें, फिर इंटीग्रेट करें। और जेड का वैल्यू दिया ही है, जेड का वैल्यू कितना 0.5 मीटर। अच्छा, जो फोर्स एक्स वाई प्लेन में है, इसका मतलब जेड का जो वेलोसिटी वो क्या रहेगा, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो 0.5 मीटर चलने में तो जेड इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, जेड इक्वल टू वी जेड इंटू टी बोल देंगे हम लोग। तो 0.5 मीटर चलने में, 0.5 मीटर चलने में वी जेड कितना है 2/पाई इंटू टी, तो टी का वैल्यू कितना आ गया, टी का वैल्यू कितना आ गया π/4 आ गया है ना। तुम कहोगे कि टाइम आ गया, अब इस टाइम को उठा के पुट कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, तो उससे हम इंटीग्रेट सॉल्व करेंगे तो x भी पता चल जाएगा, y भी पता चल जाएगा, क्योंकि fx का वैल्यू k दिया है, k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू तो आपका k का वैल्यू यहाँ पे k का वैल्यू दिया है ना, हाँ ठीक है। तो k कोई कांस्टेंट है, ठीक है।
तो अब पूछ रहे हैं कि जरा बताओ कि मतलब ठीक है कि नहीं भी दिया है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से एफ एक्स और एफ वाई पता है, इनिशियल पोजीशन पता है आपको, ठीक है। तो इतने टाइम में क्या पता चल जाएगा, फाइनल पोजीशन पता है, फाइनल वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन से करने जाएंगे तो यार हालत खराब हो जाएगा, 3-4 पेज लग जाएगा बेटा। तो सबसे इसका बढ़िया अप्रोच होता है इस पे दिमाग लगाना कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। तो जैसे ये टर्म दिखता है यार हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है, यार ये तो कोई टर्म जाना पहचाना सा टर्म लग रहा है। तो ये जो जाना पहचाना सा टर्म है एक्चुअली वो है क्या, जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो जरा आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो टर्म दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली वो एक्चुअली है क्या। तो ये बेटा जो टर्म है वो अगर कोई पार्टिकल भी वेलोसिटी से चल रहा हो और ओरिजिन पे आर पोजीशन पे बैठा हो, कोई पार्टिकल भी वेलोसिटी चल रहा हो और ओरिजिन से अगर आर पोजीशन पे दिखाई पड़े और इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या है, इसका जो वेलोसिटी वेक्टर अगर v है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि जो आर पोजीशन होता है वो क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, और वेलोसिटी v का वैल्यू होता है वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के बेटा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि एंगुलर मोमेंटम जो ओरिजिन के अबाउट होता है वो क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है, मतलब एम आर क्रॉस वी बेटा हो जाता है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो ओरिजिन के अबाउट आएगा एक्चुअली वो आएगा क्या, तो एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट जो आएगा एल ओ हो जाएगा एम आर क्रॉस बी तो आई जे के, ठीक है, एक्स वाई जे और वी एक्स वी वाई वी जेड। तो एल अबाउट ओरिजिन जो आ जाएगा एम, अब देखो आई के साथ क्या हो जाएगा, आई के साथ वाई वी जेड माइनस जेड वी वाई इंटू आई कैप माइनस जे, जे के साथ क्या हो जाएगा एक्स एक्स वी जेड माइनस जेड वी एक्स जे कैप, और के वाले के साथ क्या होगा, के वाले के साथ होगा एक्स वी वाई एक्स इंटू वी वाई माइनस वाई इंटू वी जेड इंटू के कैप बेटा। तो देखो यार ये ही जो टर्म है यही दिमाग की बत्ती जलाने वाला टर्म है कि समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया कि ये जो लास्ट वाला टर्म है ये कुछ हमें हिंट दे रहा है। एक्चुअली क्या हिंट दे रहा है, एक्स वी वाई माइनस वाई वी जेड जो के कैप है वही हमें जोर जोर से चिल्ला रहा है कि एंगुलर मोमेंटम का ये के कंपोनेंट है, ठीक है। तो अब देखो m टाइम्स जो एल ओ आएगा वो क्या हो जाएगा, एल अबाउट ओरिजिन जो आ जाएगा वो m टाइम्स डी, मतलब एल जेड कोई पूछेगा कि जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू क्या हो जाएगा एक्स वी वाई माइनस वाई वी जेड, एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स आ जाएगा, एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, एक्स इंटू वी वाई माइनस वाई इंटू वी एक्स, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में था यहाँ पे एक्चुअली एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, वो एक्चुअली आपको खुद इशारा कर रहा है कि एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट है एक्चुअली, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ये जो फोर्स है वो कुछ एंगुलर मोमेंटम से सोचना चाहिए हमें। तो एक्चुअली जो फोर्स है एक्चुअली वो जो फोर्स है वो एक्स वाई प्लेन का फोर्स है, फोर्स हमेशा एक्स वाई प्लेन में है, तो फोर्स का कोई जेड कंपोनेंट नहीं है। तो अगर कोई फोर्स अगर एक्स वाई प्लेन में है, जैसे एफ का वैल्यू माइनस के एक्स आई प्लस वाई जे है, तो के का वैल्यू कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, के का वैल्यू कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। तो इस फोर्स का जो टॉर्क जेड एक्सिस के अबाउट क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि ये फोर्स क्या करेगा, जेड एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये फोर्स एक्चुअली जेड एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इस फोर्स का टॉर्क जेड एक्सिस के अबाउट क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। तो टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट जेड एक्सिस क्या होगा, टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस जो होगा उस फोर्स का बेटा जीरो होगा, क्योंकि ये फोर्स एक्स वाई प्लेन में है, हमेशा फोर्स जेड एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, जेड एक्सिस से जाके लड़ जाएगा ये फोर्स।
तो जब फोर्स किसी एक्सिस से पास कर जाता है, तो अगर कोई फोर्स एक्सिस से पास कर जाए तो उस फोर्स का टॉर्क क्या होगा, जीरो आएगा। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड क्या हो जाएगा, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड बेटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, m एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। बात समझ में आया। इसका मतलब है कि इसका मतलब एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स इसका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा। मास तो कांस्टेंट ही है, एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब किसी भी टाइम पे इरिस्पेक्टिव आपकी जेड का वैल्यू 0.5 है, जेड का वैल्यू 1.5 है, जेड कुछ भी हो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया। तो एक्स वी वाई माइनस वाई वी जेड का वैल्यू बेटा जीरो हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, अगर तुम इसको करोगे तो शुरू में कितना है एक्स का वैल्यू, तो शुरू में देखो एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू है 1/√2 और शुरू में वी वाई कितना है, शुरू में जो वी वाई है वो √2 है, √2 और माइनस शुरू में y का वैल्यू कितना है, √2 है और शुरू में vx कितना है, vx का वैल्यू है -√2, तो √2 इंटू -√2, तो √2 इंटू -√2, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल टू आ गया, ये किसके इक्वल टू आ गया, ये 3 के इक्वल टू आ गया। बात समझ में आया। तो इसका वैल्यू किसके इक्वल टू आएगा, इसका वैल्यू 3 के इक्वल टू आ गया। तो जो शुरू में रहेगा वही हमेशा रहेगा। समझ में आया। तो एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स का इनिशियल वैल्यू क्या होगा, एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स का इनिशियल वैल्यू 3 होगा, तो हमेशा वैल्यू 3 ही रहेगा, क्योंकि वो चीज क्या हो रहा है, वो चीज कांस्टेंट हो रहा है फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस। बात समझ में बेटा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम से फटाक से आ गया है ना। ट्रेडिशनल मेथड ये है कि ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग एफ एक्स को लिखेंगे एम वी एक्स डी वी एक्स बाई डी टी, तो माइनस के एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एम वी एक्स डी वी एक्स बाई डी टी, तो एक्स डी एक्स डी वी, तो वहां से वी एक्स आएगा, उस वी एक्स को फिर देखोगे तो साइन इनवर्स का आने लगेगा फंक्शन, ठीक है। और साइन इनवर्स और टाइम टी का वैल्यू कितना दिया है, टाइम टी का वैल्यू कितना दिया है, जो टाइम टी है वो टाइम टी π/4 आएगा, तो उससे पुट करोगे तो वो तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, उसी तरीके से फिर वाई कोऑर्डिनेट आएगा, वेलोसिटी आएगा, तो एक बार वी एक्स आएगा, एक बार वी वाई आएगा, फिर डी एक्स बाई डी टी लिखोगे, फिर एक्स निकालोगे, फिर वाई निकालोगे, फिर पुट करोगे, 3-4 पेज में फालतू समय बर्बाद करोगे, यहाँ एक लाइन में वही चीज आ गया। बात समझ में आया। तो काइनेमेटिक्स या ट्रेडिशनल फोर्स मेथड से ज्यादा अच्छा हमेशा कंजर्वेशन होता है। जैसे वर्क एनर्जी क्यों लाया गया, क्योंकि वर्क एनर्जी से पहले क्या न्यूटन लॉ से भी प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, स्प्रिंग या जो भी, लेकिन वर्क एनर्जी से क्या होता है, तुरंत सॉल्व हो जाता है, इंटीग्रेट नहीं करना पड़ता, और न्यूटन लॉ से करते हैं तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। समझ में आया। तो यही में कंजर्वेशन में हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ता, हम एक टर्म बोलते हैं दैट इज एंगुलर मोमेंटम, दैट इज कांस्टेंट, हमेशा 3 रहेगा। तो जो पेपर बनाने वाला था उसको ये पता था कि जिस बच्चे को एंगुलर मोमेंटम आए पता होगा, वो तुरंत एक लाइन में जैसे ये टर्म दिखा तुरंत दिमाग में आ गया, अरे यार ये तो वही चीज है, देखो एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, ये तो एंगुलर मोमेंटम का एक्चुअली जेड कंपोनेंट है। बात समझ में आया। तो वो कहेगा यार ये तो जो है जेड कंपोनेंट का एंगुलर मोमेंटम है, क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तो नहीं है, बिल्कुल कंजर्व है। समझ में आया। ऐसे करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो क्वेश्चन कुछ पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं, ये तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो है ये कांस्टेंट स्पीड भी से इस पे चल रहा है, ठीक है, और उसके बाद क्या कर गया, इट रीचेज द एंड एट टी इक्वल टू कैपिटल टी एंड स्टॉप्स, उसके बाद रुक गया। तो एंगुलर स्पीड ऑफ सिस्टम ओमेगा थ्रू आउट जो हमेशा कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क क्या होगा। तो हमें पता है कि जो टॉर्क होता है एक्चुअली वो dl/dt किसी भी सिस्टम का होता है, जो टॉर्क होता है वो पढ़ो ध्यान से, थिन यूनिफॉर्म रॉड, एंड इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, थिन यूनिफॉर्म रॉड पिवोटेड एट ओ इज रोटेटिंग इन इट्स हॉरिजॉन्टल प्लेन विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा as shown in the figure at t equal to 0 small insect is shot from O and moves with constant speed v with respect to rod towards the other end and reaches the end at t equal to t, और उसके बाद स्टॉप कर गया। इसका मतलब ये हो गया कि जब स्टॉप कर जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब टॉर्क का वैल्यू देखो इन जनरल क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो जो टॉर्क होगा वो एक्चुअली dl/dt होगा, और इसके बाद जो
इसके अबाउट जो एल आएगा वो कितना आ जाएगा, एल अबाउट एक तो रॉड का आएगा, तो रॉड का कितना आ जाएगा, ml² / 3 ओमेगा होगा। और पार्टिकल का क्या होगा, पार्टिकल के पास दो दो वेलोसिटी है, एक रेडियल है और एक टेंजेंशियल है। तो रेडियल वेलोसिटी भी है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना है, अगर किसी समय x दूरी पे है तो इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी किसके बराबर होगा, v = r ओमेगा x ओमेगा, और x किसके इक्वल टू होगा, x = vt होगा। तो इसका मतलब है कि mvd तो क्या हो जाएगा, m इंटू पार्ट, अगर इसको हम लोग बोलते हैं कीड़े का मास m है और v टेंजेंशियल कितना है x ओमेगा और d का वैल्यू कितना है x। ठीक है, तो एक तरीके से कितना आ गया ये ml² / 3 ओमेगा, तो ये mx² ओमेगा आ गया है ना। तो जो टॉर्क आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, जो टॉर्क ओरिजिन के अबाउट आएगा वो dl/dt आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क जो आएगा ये तो 0 हो गया रॉड वाला, तो बस यही आ गया देखो, तो m ओमेगा, तो m ओमेगा और x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x इंटू dx/dt, और dx/dt किसके इक्वल टू होगा, dx/dt v के बराबर होगा है ना। तो m ओमेगा² इंटू 2x इंटू dx/dt दैट इक्वल्स टू v हो जाएगा। तो टाउ अबाउट ओ आ जाएगा 2m ओमेगा इंटू v और इंटू dx/dt, तो और dx/dt किसके इक्वल टू होगा, dx/dt तो हो गया, और x की जगह क्या रख देंगे, x की जगह vt रख देंगे। तो जो टॉर्क आ रहा है टाइम के प्रोपोर्शनल आ रहा है, टॉर्क आ रहा है और टाइम के प्रोपोर्शनल आ रहा है। दूसरा चीज देखो, दूसरा चीज देखो, ठीक है, तो हमें ये पता है कि इसको सिस्टम पे टॉर्क लगाना है, रॉड पे घुमाने के लिए कोई टॉर्क नहीं चाहिए क्योंकि रॉड का तो ओमेगा कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर इसको हम कोरियोलिस फोर्स से समझते तो पिछले क्लासेस में हम क्या बताए थे, तो मतलब टॉर्क यहाँ लीनियरली बढ़ेगा, तो ऑप्शन क्या हो गया, टॉर्क थोड़ी देर तक लीनियरली बढ़ेगा उसके बाद टॉर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब देखो उसके बाद टॉर्क 0 हो जाएगा, थोड़ी देर तक टॉर्क बढ़ेगा उसके बाद टॉर्क क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसके बाद ओमेगा क्या हो गया, इसके बाद ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो टॉर्क 0 आ गया, इसके बाद ये वाले। ठीक है, देखो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो हम ये बोल रहे थे, इसको तुम ऐसे भी सोच सकते थे कि जब ये कीड़ा ऐसे चल रहा है तो कीड़े पे नेट फोर्स क्या होगा, तो कीड़े का जो एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में टेंसियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। तो हमें पता है कि अगर इसको रोटेटिंग फ्रेम में अगर हम लोग बैठ जाते तो दो एक्सेलरेशन होता, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल, तो ए थीटा कितना होता, ये 2 ओमेगा वी आर हो जाता, क्योंकि आर अल्फा तो है नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि ओमेगा क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है बेटा। तो टेंसियल एक्सेलरेशन कितना आ जाता, 2 ओमेगा इंटू वी हो जाता सीधे, तो 2 ओमेगा वी हो जाता टेंसल। इसका मतलब जो नॉर्मल फोर्स आता है इस कीड़े पे, जो नॉर्मल फोर्स एन लगता, रॉड जो नॉर्मल लगाता वो कितना लगाता, तो जो नॉर्मल नॉर्मल लगाता वो m इंटू ए टी लगता, तो रियल फोर्स जो लग रहा है वो किसके बराबर लग रहा है, 2m ओमेगा वी के बराबर लग रहा है। इसका मतलब है कि अगर इस रॉड का एफबीडी देखेंगे तो रॉड पे भी एन उतना ही लगेगा, तो टॉर्क किसके बराबर होगा, इसका एक्सटर्नल एजेंट को कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, एन इंटू एक्स के बराबर टॉर्क लगाना पड़ेगा, तो दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 ओमेगा वी इंटू एक्स के बराबर टॉर्क आएगा। कोरियोलिस से समझ गए ना, तो कोरियोलिस एक्सेलरेशन क्या होता है, कोरियोलिस एक्सेलरेशन होता है 2 ओमेगा वी आर बेटा। ठीक है, अच्छा के को तुम 0 पुट करने को बोल रहे हो बेटा पिछले वाले प्रॉब्लम में, तो अगर के को 0 पुट कर दोगे तो फोर्स ही 0 हो जाएगा, तो 0 क्यों पुट करो, 1 पुट करो ना। अगर फोर्स 0 हो जाएगा तो क्या होगा, फोर्स 0 हो जाएगा तो मतलब कि अगर फोर्स 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि जो जेडी मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स 0 हो गया तो एक्स पोजीशन वाई पोजीशन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स अगर 0 हो जाएगा इसका मतलब कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो कि कांस्टेंट, ठीक है, तो उसके हिसाब से तुम क्या बोल रहे हो कि एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स जो होगा, जो शुरू में होगा वही हमेशा होगा, ऐसा क्या। ठीक है, तो वो तो एक तुक्का मेथड हिट एंड ट्रायल है। ठीक है, ये देखो ये समझ में आया, ये समझ में आया कोरियोलिस वाला। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर आप चाहते तो फोर्स से भी निकाल सकते थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग, ये सब तो इजी क्वेश्चन हैं, इसको सॉल्व कर लेना। सब पीवाईक्यू हम दे रखे हैं आपको लगाने के लिए ही, है ना। अच्छे अच्छे पीवाईक्यू इसीलिए चूज किए हैं कि इतना कर लोगे तो आपका एडवांस का प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर दोबारा और कहीं लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ ये भी आसान सा क्वेश्चन था, इम्पल्स वाला। पूछ रहा है कि किस पॉइंट मारें कि रोलिंग से ही मोशन शुरू हो। ठीक है,
किस पॉइंट पे ये स्ट्राइक करे कि रोलिंग से ही शुरू हो। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि पढ़ो ध्यान से, एनुलर डिस्क of mass m, inner radius a and outer radius b is placed on a horizontal surface with coefficient of friction mu as shown in the figure. At some time the impulse j naught, ऐसे horizontal impulse मारते हैं at height h above the center of disk, h equal to hm ऐसे डिफाइन करता है कि जिससे कि रोलिंग स्टार्ट हो। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ऑप्शन में क्या दिया है, तो पहली बात, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि एंगुलर इंपल्स और एंगुलर मतलब मोमेंट, एंगुलर इंपल्स और लीनियर इंपल्स दो चीजें अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एंगुलर इंपल्स और लीनियर इंपल्स। ठीक है, तो एंगुलर इंपल्स और लीनियर इंपल्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी जो आ जाएगा वो आ जाएगा v सेंटर ऑफ मास, है ना। तो इंपल्स मारने के बाद जो वेलोसिटी आ गया है वो v सेंटर ऑफ मास आ गया। ठीक है, तो वेलोसिटी आ गया v सेंटर ऑफ मास, और एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाता है। हर प्रॉब्लम में एक ही कंसेप्ट लगाते हैं। तो देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v सेंटर ऑफ मास आ गया, और एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे ओमेगा डेवलप हो गया, इंपल्स मार दिए। ठीक है, फ्रिक्शन के इंपल्स हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, फ्रिक्शन के इंपल्स को हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो पहला इक्वेशन बनेगा कि एफ डेल्टा टी, जिसको जे बोलते हैं हम लोग, तो एफ डेल्टा टी हमेशा किसके बराबर होगा, एम इंटू वी सेंटर ऑफ मास, लीनियर इंपल्स। ठीक है, तो लीनियर इंपल्स जिसको जे बोला जा रहा है, तो जे इक्वल्स टू आ जाएगा एम इंटू वी सेंटर ऑफ मास। और एंगुलर इंपल्स लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉर्क हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेंगे तो जब हाइट h होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, एफ इंटू एच डेल्टा टी इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा। ठीक है, तो और f इंटू डेल्टा टी को j बोल रहे हैं, तो j इंटू एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा। और रोलिंग के लिए v सेंटर ऑफ मास किसके इक्वल टू होना चाहिए, v सेंटर ऑफ मास बेटा r ओमेगा के इक्वल टू होना चाहिए। तो ये बॉडी क्या करने लगता है, रोल करने लगता है। बस यही सारे प्रॉब्लम में हम लोग हर क्वेश्चन में यही अप्लाई करते हैं। तो जब यहाँ डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को, तो h का वैल्यू कितना आ जाता है, सेकेंड में फर्स्ट को डिवाइड करोगे तो h का जो वैल्यू आ जाता है वो आ जाता है आपका आई सेंटर ऑफ मास, आई सेंटर ऑफ मास बाई ओमेगा। तो ओमेगा बाई वी सेंटर ऑफ मास, तो ओमेगा बाई वी सेंटर ऑफ मास का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई सेंटर ऑफ मास, आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा और डिवाइडेड बाई m इंटू वी सेंटर ऑफ मास। और तुम्हें पता है कि रोलिंग के लिए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके इक्वल टू होना चाहिए, r ओमेगा। तो यहाँ पे r क्या है, b है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, b इंटू ओमेगा हो जाएगा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आ जाएगा b इंटू ओमेगा आ जाएगा, तो ये कट गया, तो आई सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाई m इंटू बी आ गया बेटा। ठीक है, तो हाइट का वैल्यू जो है वो केवल b पे डिपेंड कर रहा है, a पे तो बिल्कुल नहीं डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा आई सेंटर ऑफ मास हो सकता है कि a पे डिपेंड कर रहा हो। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर म्यू का वैल्यू 0 नहीं है और a अगर टेंडिंग टू 0 है, तो अगर a टेंडिंग टू 0 मतलब ये क्या बन जाए, ये रिंग बन जाए। तो रिंग पे हमें पता है कि रिंग के लिए क्या होता है, रिंग के लिए एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे ही मारते हैं हम लोग, क्योंकि रिंग पे क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है, तो एम बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर पुट करेंगे तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी के बराबर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, अगर म्यू ए टेंडिंग टू 0 है, अच्छा ए टेंडिंग टू 0 मतलब ये डिस्क बन जाएगा, सॉरी रिंग नहीं डिस्क बन जाएगा। तो डिस्क के लिए आई क्या होता है, एम बी स्क्वायर बाई 2, तो बी बाई 2 आ जाएगा, मतलब ये वाला तो ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, और अगर ए बी को टेंड कर जाए तो इसका मतलब रिंग बन जाएगा। अगर ए बी को टेंड कर जाए मतलब ये गैप खत्म है तो रिंग बन जाएगा। रिंग में क्या होगा, रिंग में तो रिंग पुट करेंगे तो आई सेंटर ऑफ मास एम इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, बी बी कट जाएगा तो बी ही आ जाएगा। तो रिंग के केस में क्या आ जाएगा, रिंग केस में ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब कह रहा है कि अगर एच का वैल्यू एच एम बराबर हो तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अगर इस हाइट पे हम लोग मार दें कि एच का वैल्यू एच एम हो, मिनिमम वो हाइट एच एम को कैसे डिफाइन कर रहा है, एच एम को वो डिफाइन कर रहा है कि जिसमें बिना फ्रिक्शन के वो क्या करने लगे, बिना फ्रिक्शन के ऐसा हाइट हो कि जिसमें हम मारे तो सीधे v इक्वल टू बी ओमेगा शुरू हो जाए, सीधे v इक्वल टू बी ओमेगा शुरू हो जाए। मतलब कहने का मतलब है कि v इक्वल टू बी ओमेगा डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अगर h इक्वल टू एच एम पे मारे तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन रेडियस है। तो कह ही रहा है
कि ऐसे हाइट पे मारो, ऐसे हाइट पे मारो कि v इक्वल टू अपने आप क्या हो जाए, ऐसे हाइट पे आप यहाँ पे स्ट्राइक करिए, ऐसे हाइट पे स्ट्राइक करिए कि जो F इंटू डेल्टा टी आए वो तो m इंटू वी सेंटर ऑफ मास आ जाए, लेकिन F इंटू एच मिनिमम डेल्टा टी जो आए वो m इंटू क्या आ जाए, b ओमेगा आ जाए। तो कहने का मतलब कि h का वैल्यू कितना आ जाएगा, h का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्योंकि v सेंटर ऑफ मास ये कितना आ जाएगा, ये I सेंटर ऑफ मास इंटू कितना, मतलब कि v सेंटर ऑफ मास का वैल्यू किसके इक्वल टू आ जाए, b इंटू ओमेगा के आ जाए। मतलब ऐसे हाइट पे मार रहे हैं कि अगर h इक्वल टू एच एम पे हाइट पे मारेंगे, h इक्वल टू एच एम हाइट पे मारेंगे तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या आना चाहिए, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अगर हम लोग मार रहे हैं j से, तो हमें पता है यार कि j का वैल्यू क्या आ जाएगा, j का वैल्यू m इंटू वी सेंटर ऑफ मास आया। मतलब वी सेंटर ऑफ मास किसके बराबर आ गया, वी सेंटर ऑफ मास j बाई m के बराबर आया, और ये वी सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होना चाहिए, b इंटू ओमेगा के बराबर होना चाहिए। तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया, ओमेगा का वैल्यू जो आ गया वो j बाई b इंटू एम आया। इसका मतलब ओमेगा ए पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगर म्यू जीरो हो और एच जीरो हो, सरफेस स्मूथ और सेंटर पे अगर हम लोग मारेंगे तो सेंटर पे मारेंगे तो कोई ओमेगा आएगा ही नहीं, इसका मतलब सिंपली क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके चारों ऑप्शन करेक्ट थे। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन था, सिंपल सा, इसलिए हम एक बार डिस्कस कर दें। समझ में आया? तभी थोड़ा वार्म अप करें, भी टफ टफ क्वेश्चन फिर अभी कराएंगे, पहले इजी क्वेश्चन देखो। ये देखो 2024 एडवांस का लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, सिंपल सा। बोल रहे हैं कि कोई रॉड है, यहाँ पे एक धागे से रॉड ऐसे बंधा हुआ है, ठीक है, पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन। धागे से रॉड बंधा हुआ है, तो अगर धागे से एक रॉड बंधा हुआ है और रॉड को हम क्या दे रहे हैं, रॉड को इम्पल्स दे रहे हैं ना, रॉड को एक इम्पल्स दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे देखो, रॉड को धागे से बांध दिए हैं और रॉड को मार दिए वेलोसिटी, जिससे कि सेंटर के अबाउट वो रोटेट करने लगा। तो कैसे रोटेट कर रहा है, डायग्राम में दिया हुआ है, डायग्राम में दिया हुआ है कि जो रॉड है पूरा पूरा जो रॉड है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो कैसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस प्रकार से, इसका जो सेंटर है देखो ऐसे, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे जो है स्ट्रिंग जो है एल लेंथ का, तो थोड़ा सर्कल बड़ा बना दें, चलो कुछ ऐसा दिखा दिए, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे रोटेट कर रहा है ये, ठीक है। तो कह रहा है कि ये बताइए कि हम लोग किस पॉइंट में मारें कि जिससे कि जो है रॉड अलाइंड रहे, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस लीनियर इंपल्स एंगुलर इंपल्स का क्वेश्चन अगेन है ये। तो हम लोग कहाँ मार रहे हैं, सेंटर पे मार रहे हैं, देखो ध्यान से। तो अगर F4 से तुम सेंटर पे इसको स्ट्राइक करोगे, पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन पहले, जब F4 से इसको सेंटर पे हम स्ट्राइक करेंगे तो क्या आ जाएगा, F4 से रॉड को मारे तो रॉड को फोर्स देते ही क्या आ गया, रॉड में, रॉड को फोर्स देते ही रॉड के अंदर क्या आ गया, रॉड को फोर्स देते ही रॉड के अंदर लीनियर वेलोसिटी आ गया और एंगुलर वेलोसिटी आ गया। तो अब समझो रॉड कैसा रॉड है, रॉड एक रिजिड बॉडी है, इस पे क्या क्या फोर्स लगेगा, तो रॉड पे फोर्स एक टेंशन टी लगेगा, रॉड पे एक टेंशन टी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में mg नॉर्मल का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी देखो यहाँ पे अलाइंड है ये भाई, तो अगर अलाइंड है तो अगर रॉड एंगुलर वेलोसिटी, स्ट्रिंग अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है तो रॉड भी कैसे घूमेगा, रॉड भी ओमेगा से ही घूमेगा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, रॉड का जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा वो कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देखो ये लेंथ L है और ये लेंथ L/2 है, तो सेंटर ऑफ मास इस एंड के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा 3L/2 ओमेगा, क्योंकि R ओमेगा होता है तो सेंटर से दूरी क्या हो जाएगा 3L/2, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो 3L/2 ओमेगा आ गया। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, पहला इक्वेशन बनेगा F डेल्टा टी, देखो यहीं कोने में लिख दे रहे हैं, F डेल्टा टी इक्वल्स टू, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी y डायरेक्शन में है,
इस टेंशन का कोई मतलब नहीं, वाई डायरेक्शन में तो फोर्स एफ ही लग रहा है, तो दैट इक्वल टू एम इंटू वी सेंटर ऑफ मास। वी सेंटर ऑफ मास का वैल्यू कितना आएगा, 3/2 L ओमेगा, 3/2 L ओमेगा ना। तो एक तो ये इक्वेशन आ गया। और टॉर्क, अब रिजिड बॉडी है, अगर कोई रिजिड बॉडी है तो एंगुलर इंपल्स किसके अबाउट लिया जाता है, टॉर्क किसके अबाउट लिया जाता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो रॉड का जो टॉर्क लोगे बेटा तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लोगे। तो रॉड पे देखो एक टेंशन टी लग रहा है, तो ठीक है, तो टॉर्क डेल्टा टी, तो टॉर्क अबाउट ओ डेल्टा टी। देखो टेंशन का कोई टॉर्क आया नहीं, क्योंकि ये तो यहीं से अलाइन रॉड के लॉन्ग ही लग रहा है, सेंटर से ही पास। तो टॉर्क अबाउट ओ डेल्टा टी सिंपली क्या आ जाएगा, हम पूछा जा रहा है कि ये पॉइंट, ये जो फोर्स मार रहे हैं वो कहाँ पे मार रहे हैं, तो फोर्स सेंटर से कितने दूरी पे मार रहे हैं, तो फोर्स सेंटर से देखो एक्स दूरी पे, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो सेंटर से, सेंटर पे नहीं है, फोर्स का जो डायरेक्शन, फोर्स का वैल्यू, जो फोर्स लग रहा है सेंटर से एक्स दूरी पे लग रहा है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने दूरी पे लग रहा है। तो लीनियर इंपल्स के लिए तो फोर्स का दूरी जरूरी नहीं था, लीनियर के लिए तो सीधे एफ डेल्टा टी, लेकिन एंगुलर इंपल्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा एक्स कितने दूरी पे लग रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे एंगुलर इंपल्स के लिए, तो एंगुलर इंपल्स के लिए हम लोग बोलेंगे एफ इंटू, देखो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास डेल्टा टी इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास बेटा ओमेगा। ठीक है, तो आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, तो एफ इंटू एक्स इंटू डेल्टा टी इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास क्या होगा, रॉड का तो जानते हो कि ml²/12 होता है, बस ml²/12 ओमेगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो सिंपली क्या आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, इस वाले में इसको डिवाइड करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका, x का वैल्यू 12 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नहीं इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो 12 नीचे ही रहेगा, तो 2/36, तो L/, देखो 18 आ गया बेटा, एक ही लाइन में तो आंसर आ गया। ठीक है, तो L/18। बस कंसेप्ट क्या था कि रिजिड बॉडी के लिए टॉर्क किसके अबाउट लोगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लोगे। अगर अगर फ्री है तो, अगर कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन है तो टॉर्क हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेते हैं, और अगर फिक्स रोटेशन होता है तो टॉर्क हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लेंगे। बात समझ में आया, ऐसे ही करते हैं भाई। ठीक है, देख लो एकदम आसान सा क्वेश्चन था, 2024 एडवांस का क्वेश्चन था, पिछले साल का। ठीक है, ये सब क्वेश्चन लगा लेना, इजी क्वेश्चंस हैं, कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिजिड यूनिफॉर्म बार ए बी ऑफ लेंथ एल इज स्लीपिंग फ्रॉम इट्स वर्टिकल एक्सिस। इसके पहले आपको एक थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कंसेप्ट बता देना चाह रहे हैं। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट पूरा का पूरा रिजिड बॉडी को हम प्योर रोटेशन में मान सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर रिजिड बॉडी कोई भी आर्बिट्रेरी जो है स्पेस में चल रहा हो, और दो पॉइंट हैं जिनका वेलोसिटी के डायरेक्शन में पता है। ठीक है, एक पॉइंट का डायरेक्ट वेलोसिटी इधर है और किसी दूसरे पॉइंट का वेलोसिटी ऐसे है, मान लो। ठीक है, किसी दूसरे पॉइंट का वेलोसिटी ऐसे है, एक ऐसे और एक ऐसे मान लो। ठीक है, तो अगर अगर हम लोग ये बोलते हैं कि दोनों के वेलोसिटीज पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा सा चलो ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन का मतलब ये होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन का मतलब ये होता है कि अगर जैसे कोई रिजिड बॉडी ऐसे घूम रहा होता है, रॉड ऐसे घूम रहा होता है, तो इसी को एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, इसका वेलोसिटी ऐसे, इसका वेलोसिटी इधर, इसका, तो हर वेलोसिटी क्या होता है, कोई भी पॉइंट का मिलाएंगे एक्सिस से तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होगा, उस पॉइंट के मिलाने वाला लाइन के परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी। उसी तरीके से हम लोग कहते हैं कि अगर कोई दो पॉइंट है जिनका वेलोसिटी के डायरेक्शन हमें मालूम है, जैसे इस पॉइंट का वेलोसिटी हमें पता है रिजिड बॉडी का, ये पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, और एक और पॉइंट पता है जिसका वेलोसिटी ऐसे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और इस वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो दोनों परपेंडिकुलर जहां पे मिलेंगे, दोनों परपेंडिकुलर जहां पे मिलेंगे वही क्या हो जाएगा, वही बन जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वही एनालॉजी लगा दिए यार, कि अगर अगर कोई भी दो पॉइंट जिनका वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें मालूम है, उन दोनों पर हम क्या ड्रॉप कर दें, उन दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, वो परपेंडिकुलर दोनों जहां पे मिलेंगे वही पॉइंट क्या बन जाएगा, वही इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाता है। ठीक है, क्योंकि लॉजिक वही है।
तो देखो अगर इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है, और ये दूरी r1 है, और ये दूरी क्या है r2, और ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट है। तो तुम सीधे क्या बोल सकते हो, सीधे v1 को r1 ओमेगा बोल सकते हो और v2 को r2 ओमेगा बोल सकते हो। और रिजिड बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, रिजिड बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, हाफ I/O ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। खत्म बात, एक ही लाइन में कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन को हम पेयर रोटेशन में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो अब इस कहोगे कि सर इसका यूज क्या है, इसका यूज समझाते हैं क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप वाला क्वेश्चन तुम लोग देखे होंगे कि एक रॉड स्लाइड करना शुरू करता है वर्टिकल से, एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक दीवार है और एक रॉड को यहाँ पे स्लाइड कराना शुरू कर दिए। ठीक है, तो t=0 पे रॉड का पोजीशन ऐसा है, t=0 पे रॉड का पोजीशन ऐसा है। ठीक है ना, और रॉड क्या करता है, रॉड इंक्लाइन पोजीशन यहां से t=0 पे, थोड़ा मोटा दिखाते हैं रॉड को, मान लेते हैं कि एक वर्टिकल रॉड है ऐसे। ठीक है, ये रॉड यहां से फिसलना शुरू किया, t=0 पे ऐसा है रॉड। ठीक है, रॉड का मास m है, लेंथ l है। समझिए बात को, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड या वेलोसिटी पॉइंट ए एंड बी व्हेन रॉड मेक्स एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ठीक है, तो जब रॉड थीटा वर्टिकल से बनाए तो उस समय क्या होगा इसका रॉड का एंगुलर वेलोसिटी। तो मान लेते हैं t=0 पे, और जिस समय रॉड थीटा वर्टिकल से बनाए, अगर तो रॉड अगर थीटा वर्टिकल से बनाए या हॉरिजॉन्टल से बनाए जो भी, तो उस समय अगर रॉड का एंगुलर वेलोसिटी आपसे पूछे या पॉइंट ए और बी का लीनियर वेलोसिटी पूछे जो भी। ठीक है, देखते हैं ध्यान से। ठीक है, चलो, तो हम लोग ये बोलते हैं यार कि यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पॉइंट है रॉड का, ये जो पॉइंट है वो इधर स्लाइड कर रहा होगा, ये पॉइंट रॉड का इधर स्लाइड कर रहा होगा, क्योंकि जो दीवार के टच में है वो दीवार के लॉन्ग मूव करेगा, जो जमीन के पे टच है वो जमीन के लॉन्ग मूव करेगा। तो इसका मतलब दोनों पॉइंट का डायरेक्शन अगर हमें पता चल गया वेलोसिटी का, तो हम क्या डाल सकते हैं, इन पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो यही जो पॉइंट बन गया वही क्या बन गया, इंस्टेंटेनियस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो जो पॉइंट पी होगा दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब तुम कहोगे सर ये जो पॉइंट पी हो तो रॉड पे है नहीं, जो पॉइंट पी हो तो रॉड पे है नहीं, तो वो कैसे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या वो जो पॉइंट होगा, क्या वो जो पॉइंट होगा वो क्या स्पेस का कोई पॉइंट होगा। हम लोग कहते हैं कहने के लिए स्पेस में पॉइंट है, लेकिन हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये रॉड के अंदर, ये समझो कि ये मासलेस फाइबर है। ऐसे समझो कि रॉड एक फाइबर, एक प्लास्टिक के फाइबर में कैद है, और ये सब रॉड के पार्ट हैं। ये स्पेस मतलब ऐसे समझो कि रॉड एक ये जो फोम टाइप का है, ये मासलेस फोम है, फोम के अंदर रॉड फंसा हुआ है, रॉड ऐसे चल रहा है। ठीक है, और रॉड का ये पॉइंट टच में, और ये जो फोम के अंदर ही पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी एक तरीके से क्या हो गया, रॉड का ही एक रिजिड बॉडी का ही पार्ट हो गया। एक मासलेस रिजिड बॉडी समझो, एक फोम है पूरा, एक फोम है, फोम के अंदर रॉड धसा दिए हैं, और ये पी उसी फोम के अंदर है। तो पॉइंट पी एक्चुअली रिजिड बॉडी का ही पॉइंट, इमेजिन करने के लिए मान लेते हैं कि जो पॉइंट पी है रिजिड बॉडी के अंदर का ही एक पॉइंट है। तो पॉइंट पी स्पेस का कोई पॉइंट नहीं होता, बॉडी का ही पॉइंट होता है। ये मतलब है, मतलब ये समझो जो पॉइंट ओ है, समझो इसके बाहर क्या है, एक ऐसी दुनिया है जिसमें कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी है, इसी के अंदर कैद है, और यहाँ इसके बाहर मासलेस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पॉइंट ओ जो है इसी बॉडी के अंदर का ही एक पॉइंट, बॉडी का ही पार्ट होता है पॉइंट ओ। ठीक है, भले वो स्पेस में है, इमेजिन करने के लिए, बाहर का मतलब मासलेस स्ट्रक्चर मान लेते हैं। तो खैर चलो, तो अगर हम लोग ये बोलेंगे कि पॉइंट पी जो है, अगर हमें वेलोसिटी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए थीटा एंगल पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पी के अबाउट क्या निकालेंगे, आई निकाल देंगे। तो आई अबाउट पी जो आता है वो कितना आता है, हमें पता है कि आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू ये L/2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ml²/12 प्लस m इंटू क्या स्क्वायर, ये वाला दूरी देखते हैं, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, L/2 ही हो जाता है, तो ml/2 का होल स्क्वायर। तो आई अबाउट पी जो आएगा वो कितना आ जाएगा, आई अबाउट जो पी आता है वो ml²/3 ही आ जाता है ना। तो जो पी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये दूरी कितना आ जाएगा,
ये जो दूरी आएगा दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये एक्सिस क्या हो जाएंगे? पैरेलल ही होंगे। तो दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो दूरी आएगा वो कितना आ जाएगा? वो जो डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा आपका L/2 ही आएगा। तो ये आई पी के अबाउट कितना होता है? ml²/3 ही आ जाएगा, है ना। ml²/12 प्लस m×d², जो p के अबाउट मोमेंट अपने से आएगा वो ml²/3 ही आ जाएगा। इसका मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या बोलेंगे? जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो जाएगा mgL/2 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि अब इसके अबाउट जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो सीधे क्या होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ इंटू कितना? ml²/3 ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ हाफ कट गया तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया? 3g/L 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट आ जाता है। बात समझ में आया? ऐसे तो कहोगे यार इससे किसी पॉइंट का वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो बी का वेलोसिटी क्या होगा? बी का वेलोसिटी देखो ये हो जाएगा आर बी ओमेगा, और ए का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? आर ए ओमेगा हो जाएगा। तो आर बी कितना होगा? जो आर बी होगा वो एल कॉस थीटा हो जाएगा, और आर ए क्या हो जाएगा? एल साइन थीटा। देखो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा एल साइन थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ जो पॉइंट ए होगा वो कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए हो जाएगा एल साइन थीटा ओमेगा, और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी हो जाएगा एल कॉस थीटा ओमेगा। बात समझ में आया? ऐसे ही करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। जैसे इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, पूछता है कि बताओ कि फाइंड एंगल थीटा, फाइंड एंगल थीटा व्हेन रॉड लूजेस कांटेक्ट विथ वर्टिकल वॉल, रॉड लूजेस कांटेक्ट विथ वर्टिकल वॉल। सोचो जरा कैसे करोगे? फाइंड एंगल थीटा व्हेन रॉड लूजेस कांटेक्ट विथ वर्टिकल वॉल। किस एंगल पे रॉड वर्टिकल वॉल को छोड़ देगा? बताओ। फाइंड एंगल थीटा वेयर रॉड लूजेस कांटेक्ट विथ वर्टिकल वॉल। बेटा लाइव नहीं है क्या हम लोग? जरा एक बार बताओ, कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या? एक सेकंड चेक कर लेते हैं। लाइव नहीं है क्या हम लोग? बताओ एक बार, जरा कमेंट करके बता दो यार को, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा है लाइव है कि नहीं। एक बार बोल दो भाई। बता दो तब आगे बढ़े, नहीं तो मेहनत बेकार जाएगा। लाइव है हम लोग? हेलो। चलिए, तो इसमें पूछा है कि ये बताइए कि फाइंड एंगल थीटा व्हेन रॉड में लूजेस कांटेक्ट विद वर्टिकल वॉल। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये पूछते किस एंगल थीटा पे रॉड वर्टिकल वॉल को छोड़ेगा, किस एंगल थीटा पे रॉड वर्टिकल वॉल को छोड़ेगा, तो अगर इसको तुम फोर्स मेथड से करने जाओगे तो सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा और कितना इक्वेशन हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सोच के हालत खराब हो जाएगी। फोर्स इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन, कब से नहीं था नेट?
तो शायद नेट चला गया था, डिस्टर्ब कुछ हो गया। चलिए मतलब ये पूछा है यार कि किस एंगल थीटा पे ये रॉड छोड़ देगा, तो इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से करेंगे तो बड़ा लंबा चला जाता है। ठीक है, हम आपको एक तरीका, बढ़िया तरीका बताते हैं, बढ़िया तरीका बताते हैं। ध्यान से देखो, ये रॉड वर्टिकल वॉल को तब छोड़ेगा, नॉर्मल तरीका क्या था, नॉर्मल तरीका ये था कि यहाँ का हम लोग क्या कर देते, यहाँ पे नॉर्मल 0 कर देंगे तब छोड़ देगा। ठीक है, तो समझो बात को कि अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से बैठ के देखेंगे, ठीक है, तो रॉड का पे जो सिस्टम पे फोर्स लग रहा है N1 यहां से लग रहा है ऐसे, N2 यहां से लग रहा है, तो रॉड का जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो x कंपोनेंट है वो किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, इस नॉर्मल N2 की वजह से जनरेट हो रहा है। तो जब तक दीवार के टच में होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो x कंपोनेंट है वो लगातार बढ़ता रहेगा, लगातार बढ़ता रहेगा। बात समझ में आया? तो मैक्सिमम सेपरेशन के समय क्या होगा, मैक्सिमम सेपरेशन के समय इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो x कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ Vx सेंटर ऑफ मास जो होगा वो मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि जब तक रॉड के दीवार के टच में है रॉड, तब तक वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट लगातार बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास Vx सेंटर ऑफ मास इंक्रीजेज टिल रॉड remain in contact with wall। जब तक रॉड वॉल के टच में है, दीवार के टच में, तब तक बढ़ेगा। तो कहेंगे कि जब n का वैल्यू देखो 0 हो जाएगा, उस केस में वेलोसिटी ऑफ Vx सेंटर ऑफ मास का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद दीवार को छोड़ देगा, तब तो खत्म हो गया, कांस्टेंट हो गया। यही थीम था इस क्वेश्चन का। तो कहोगे कि यार अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ x सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, x सेंटर ऑफ मास आएगा L/2 cos थीटा, x सेंटर ऑफ मास कितना आएगा L/2 cos थीटा। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, -L/2 sin थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। अच्छा, डी थीटा बाई डी टी वही ओमेगा था, तो जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा -L/2 इंटू साइन थीटा ओमेगा साइन थीटा। थीटा घट रहा है तो डी थीटा बाई डी टी नेगेटिव लिख देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम का मतलब कि डी वी सेंटर ऑफ मास, डी एक्स वी सेंटर ऑफ मास, मतलब वी सेंटर ऑफ मास का कौन सा कंपोनेंट, ये हम लोग वी एक्स सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं। तो डी वी एक्स सेंटर ऑफ मास बाई डी टी का वैल्यू क्या कर देंगे, देखो 0 कर देंगे, क्योंकि यही चीज हमें करना है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसका मतलब डी बाई डी थीटा ऑफ ओमेगा साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा साइन थीटा का वैल्यू देखो 0 हो जाएगा। और हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर कितना था, पिछले अभी देखे थे पिछले पेज पे, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना था 3g/L1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना था, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू था 3g/L1 माइनस कॉस थीटा। तो 3g/L1 माइनस कॉस थीटा था ओमेगा स्क्वायर, तो 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3g/L इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। 3g/L 3g/L इंटू कॉस का माइनस कॉस का साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं, 3g/L इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 3g/L इंटू साइन थीटा आ जाएगा, तो 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा आ जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा का वैल्यू आ जाएगा 3g, तो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा का वैल्यू आ जाएगा 3g/2l। ठीक है, इसी को हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो 3g/2l साइन थीटा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितना आ गया 3g/2l साइन थीटा आ गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसको हो सकता है यूज पड़े यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे हम लोग। ठीक है, इसका मतलब कि इसका मतलब है कि ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो स्क्वायर आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आ जाएगा, इसको स्क्वायर कर दो तो वी सेंटर ऑफ मास, वी एक्स सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर बाई 4 ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो 2v एक्स सेंटर ऑफ मास डी वी एक्स बाई डी थीटा का जो वैल्यू आना चाहिए, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू आना चाहिए, वो चीज़ क्या होना चाहिए, वो चीज़ देखो जीरो होना चाहिए, वो चीज़ जीरो, क्योंकि ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये चीज़ देखो जीरो आ जाएगा। डी एक्स वी सेंटर ऑफ मास बाई डी थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये डी थीटा का वैल्यू जीरो होना चाहिए। टाइम में हम लोग नहीं ले जा रहे हैं ना, हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिए। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो इधर का वैल्यू कितना आ गया, मतलब डी बाई डी थीटा ऑफ ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना, जीरो। तो ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जीरो। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो 2 ओमेगा स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो ये किसके इक्वल टू आ जाएगा, 3g बाई एल इंटू क्या थीटा, साइन थीटा। और हमें पता है कि डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू, हाँ सही तो है, और ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, ओमेगा स्क्वायर की जगह रख देंगे 3g बाई एल 1 माइनस कॉस थीटा, दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह रख देंगे 3g बाई एल इंटू ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 3g बाई एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो 3g बाई एल, अच्छा यहाँ साइन थीटा कट गया, यहाँ साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो 3g बाई एल 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू कॉस थीटा प्लस 3g बाई एल इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 3g बाई एल इंटू क्या साइन स्क्वायर थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू क्या, जीरो। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर 3g बाई एल 1 माइनस कॉस थीटा इंटू टू भी रहेगा यहाँ पे, इंटू 2 मल्टीप्लाई रहेगा। तो 3g बाई एल भी कैंसिल हो गया, यहाँ से देखो 3g बाई एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और साइन स्क्वायर थीटा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग कहते हैं 2 माइनस, ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा और माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्वाड्रेटिक कहाँ से चला गया, फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, एक सेकेंड फिर से देखो। तो हमें क्या करना है कि इसी टर्म को हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को मैक्सिमाइज करना है। तो इसका मतलब वी सेंटर ऑफ मास को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैक्सिमम करना है। तो ओमेगा स्क्वायर का मतलब 3g बाई एल 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें मैक्सिमम करना है। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो ये चीज़ मैक्सिमम कब होगा, ये चीज़ मैक्सिमम तब होगा जब डी बाई डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन क्यूब थीटा क्या हो जाए, जीरो आ जाए, है ना, ये जीरो आ जाए, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू तो हम लोग उठा के रख ही दिए, है ना। ये देखो, ये चीज़ हमें मैक्सिमाइज करना है ना, ये चीज़ हमें मैक्सिमम करना है, ऐसा समझो। तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और -3 दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, दैट शुड बी इक्वल्स टू कितना, दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। तो कॉस थीटा कट गया, कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
साइन थीटा कट गया, तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 2/3 आ गया। ये देखो आराम से आ गया, पता नहीं क्या कर रहे थे। बात समझ में आया भाई? तो मतलब अप्रोच समझो कि मतलब कैसे किए क्वेश्चन को सॉल्व। नॉर्मल ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत लंबा जाता है बेटा, ठीक है। नॉर्मल मेथड बहुत बड़े में जाता है, यहाँ देखो हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर दिए। मेन थीम क्या था प्रॉब्लम का, जो बेसिक कंसेप्ट ये था क्वेश्चन का कि हमें क्या करना है, ये वॉल को कब छोड़ेगा, ये दीवार को तब छोड़ेगा जब नॉर्मल 0 हो जाएगा। तो जब तक वॉल के टच में है तब तक एक्स सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी का बढ़ता रहेगा। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कंपोनेंट है वो निकालने का दो तरीका है। एक तो सीधे हम लोग दूरी देख लें, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या आएगा, अब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का हम लोग यहाँ से इंस्टेंटेनियस से दूरी देख लें, L/2 ओमेगा होगा, उसका एक्स कंपोनेंट लें। उससे बढ़िया तरीका देखो ये है, एक्स सेंटर ऑफ मास इसमें काइनेमेटिक्स से कर दी, हम कोई ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाए। हम लोग बोलेंगे कि ओरिजिन से ही बैठ के देखना शुरू कर दिए, तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट देखो ये होगा। इससे तुम एक्सेलरेशन वगैरह सब निकाल सकते हो बेसिक काइनेमेटिक्स से। तो जो एक्स सेंटर ऑफ मास L/2 को, तो वी सेंटर ऑफ मास ये आ गया, तो वी सेंटर ऑफ मास का वैल्यू देखो ये आ गया। तो वी सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम कब होगा, जब ओमेगा साइन थीटा मैक्सिमम आ जाए, मतलब ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैक्सिमम आ जाए। ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, 3g/L 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा का वैल्यू मैक्सिमम, इसका मतलब d/d थीटा 0 आ जाए। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू 2/3 आ गया। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका मेथड है। ये मेथड आप नहीं लगता कि कोई बताया है, सब लोग वही ट्रेडिशनल अप्रोच से बताते हैं, बहुत लंबा चौड़ा मेथड, बच्चे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। इसमें बेटा क्या है कि मैक्सिमम बच्चे जो है टेस्ट दे रहे होते हैं, 9 से 12 प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे लाइव नहीं हो पाते, लेकिन वो टेस्ट के बाद ये सब जरूर बच्चे आके मतलब दोबारा करते हैं। ठीक है, तो मतलब मैं तो सारे बच्चों को देख रहा हूँ, जरूरी नहीं कि बच्चे जो लाइव हैं मतलब वही टेस्ट के बाद बहुत सारे बच्चे देखते हैं ना। तो इसमें 9 से 12 बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब बहुत सारे बच्चे जो जिनको कोई सुविधा नहीं है, कोई ऐप मतलब बताने वाला नहीं है, तो उनके लिए समझो ये सब पूरा एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। क्योंकि रोटेशनल का जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये सब, मतलब हम तो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, लगभग 25 साल हो गया। ठीक है, प्रोफेशनली 20 साल से, और IIT BHU के टाइम से जोड़ेंगे तो 25 साल हो गया लगभग पढ़ाते। फर्स्ट ईयर से ही पढ़ा रहे हैं, तो दुनिया भर की किताबें, रिसर्च की है, स्टडी, तो वो डायरेक्ट बच्चों को पहुंच रहा है, जो कि बच्चे मतलब दूर दराज बैठे हुए हैं। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। और डिटेल में तो चीज़ें तो डिटेल ही होती हैं, लेकिन फिर भी हम शॉर्टकट से चीज़ें बता रहे हैं। देखो ये अप्रोच, अगर आप मैथमेटिकल अप्रोच देखो कितना आसान कर दिया प्रॉब्लम को। अदरवाइज इसमें दो ही कंसेप्ट लगा। पहला कंसेप्ट क्या लगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ओमेगा निकाल लिए, और इस ओमेगा से क्या निकाल लिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिए, उसी को मैक्सिमम कर दिया आगे एक लाइन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो भी उसी तरीके का है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का ही कंसेप्ट लगेगा बेटा। 2017 एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ था। रिजिड रॉड, अगर यहाँ पे पूछें कि ये बताइए कि रॉड का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ठीक है, रॉड का वेलोसिटी, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, रॉड यहाँ पे कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन कर रहा है। इसका किसी इंस्टेंट पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम रॉड का बनाते हैं, तो रॉड पे हमें क्या क्या फोर्स दिखेगा, किसी इंस्टेंट पे अगर रॉड का FBD बनाएंगे तो रॉड पे हमें जो फोर्स दिखाई पड़ेगा वो क्या फोर्स दिखाई पड़ेगा, रॉड पे जो फोर्स दिखाई पड़ेगा केवल नॉर्मल और mg दो ही फोर्स दिखेगा। फ्रिक्शन तो है नहीं, स्मूथ सरफेस दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ से जो हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से एक फोर्स क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, और सेंटर ऑफ मास से क्या लगेगा कि mg लगेगा। दो ही फोर्स है, इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट आएगा देखो 0 आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास x डायरेक्शन में 0 आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास कैसे गिरेगा, वर्टिकल गिरेगा, तो रॉड का पॉइंट ए किधर जाएगा, रॉड का जो पॉइंट ए है वो जमीन वाला पॉइंट जमीन पकड़ के चलेगा, और सेंटर ऑफ मास कैसे चल रहा है, सेंटर ऑफ मास तो y डायरेक्शन में चल रहा है। देखो वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आया? तो देखो ये वी ए हो जाएगा, ये भी सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो दोनों पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो देखो यही मिलेगा। ठीक है, देखो दोनों लाइन पे क्या ड्रॉ कर देंगे,
देखे थे ना कि 2 पॉइंट पे वेलोसिटी पता हो तो उन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो यही पॉइंट क्या बन गया, यही स्पेस का फिक्स ये एक पॉइंट जो ओ बन गया या पॉइंट पी बन गया, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पूरे पूरे रॉड को हम पॉइंट पी के अबाउट रोटेट करता हुआ मान सकते हैं, और ये एंगल थीटा अगर वर्टिकल से रॉड किसी इंस्टेंट पे बना रहा हो, अगर ठीक है किसी इंस्टेंट पे रॉड अगर ये एंगल थीटा बना रहा हो तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा L/2 कॉस थीटा, और ये चीज हो जाएगा आपका L/2 साइन थीटा, है ना। तो L/2 कॉस थीटा, L/2 साइन थीटा, रॉड को थोड़ा और बड़ा दिखा देते हैं। ठीक है, L/2 कॉस थीटा, L/2 साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका L/2 साइन थीटा। तो पॉइंट पी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, IP, क्योंकि वो तो जरूरी होता है एनर्जी में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पॉइंट पी के अबाउट आएगा वो क्या आएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पॉइंट पी के अबाउट आएगा वो आ जाएगा आपका ml²/12 प्लस m इंटू डी स्क्वायर। तो ml²/12 प्लस m इंटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, L/2 साइन थीटा हो जाएगा। IP हो जाएगा ml²/12 1+3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1+3 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, सही है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पॉइंट के अबाउट आया बेटा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आया वो आया पी के अबाउट। ठीक है, अब हम लोग के लिए तो आसानी है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पे होगा, तो L/2 कॉस थीटा हाइट पे होगा, तो mg L/2 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि शुरू में कितना हाइट पे था, L/2 हाइट पे था, अब कितने हाइट पे है सेंटर ऑफ मास, L/2 कॉस थीटा। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी अगर रॉड का लिखना हो तो एक लाइन में लिखा जा सकता है, हाफ IP इंटू क्या, ओमेगा स्क्वायर। यही तो फायदा होता है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mg L/2 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ ml²/12 ml²/12 1+3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1+3 साइन स्क्वायर इंटू क्या स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आ गया 12 GL डिवाइड बाई 1+3 साइन स्क्वायर थीटा, 1+3 साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ठीक है, तो ये आ गया ओमेगा का वैल्यू, सही है, देख लो, चेक कर लो एक बार। तो ml²/t प्लस ml²/4 साइन स्क्वायर थीटा, सही बात है। ठीक है, प्लस m इंटू डी स्क्वायर, और 1/4 अगर 3/12 तो 1/4 ही होता है, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो mg L/2 लॉस इन पोटेंशियल इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यही आ गया 12GL/1+3 साइन स्क्वायर थीटा, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ गया बेटा। ठीक है, आर्यन टिप्स ये बेटा, हार्ड वर्क करो। ठीक है, यही सबसे बड़ा टिप्स है, मेहनत करो, उससे बड़ा कुछ होता ही नहीं है। डेली कंसिस्टेंट, रोज कंसिस्टेंट बने रहना है, 5 ही घंटा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। ठीक है, कछुआ चाल ही जीतता है हमेशा, खरगोश नहीं जीतता कभी। ठीक है, आजकल चला है पैटर्न, भले कि खरगोश को जिता दे रहे हैं लोग, आजकल कुछ क्लिप्स में दिखाता है, रील वगैरह में, कछुआ खरगोश में खरगोश को जिता दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, लॉन्ग टर्म में हमेशा जो स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, वो हमेशा सही है। ठीक है, तो देखो ये आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब पूछा क्या है, देखते हैं प्रॉब्लम पूछ क्या रहा है। अब कोई पूछे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बताओ थीटा एंगल पे, तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सिंपली क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस से दूरी देख लेंगे, L/2 साइन थीटा ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किस डायरेक्शन में आएगा, बिल्कुल नीचे की तरफ ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल नीचे की तरफ आएगा, है ना। तो अब हम लोग कहते हैं कि टॉर्क अगर लिखना हो तो टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लिखा जा सकता है,
तो टॉर्क बेटा हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लिखते हैं, ठीक है। क्या टॉर्क अबाउट पॉइंट पी लिख सकते हैं हम लोग? क्या टाउ पी आई अल्फा लिख सकते हैं? क्या टॉर्क अबाउट पॉइंट ए हम लोग लिख सकते हैं? क्योंकि पॉइंट ए जो है ना वो एक्सेलरेटेड पॉइंट है, तो पॉइंट ए जो है एक एक्सेलरेटेड पॉइंट है। तो अब देखो ध्यान से ऑप्शन में क्या गया, इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑन कॉन्टेक्ट विथ फ्लोर इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पॉइंट ए इज पैराबोला। तो पॉइंट ए का जो ट्रेजेक्ट्री है वो बोल रहा है पैराबोला, एक्चुअली इलिप्टिकल कर्व पे जाता है, पैराबोला नहीं होता है, ठीक है। और द मिड पॉइंट वर्टिकली फॉल करे तो सही है, ठीक है ना। व्हेन रॉड बार मेक्स एंगल थीटा विद द वर्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स मिड पॉइंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो मिड पॉइंट है इनिशियल पॉइंट से, जो सेंटर पॉइंट है वो कह रहा है वो कितना डिस्प्लेस होगा इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पोजीशन से वो कितना डिस्प्लेस हुआ। पढ़ो ध्यान से क्या बोल रहा है, when the bar makes angle theta with the vertical, the displacement of its midpoint from its initial proposition is proportional to। तो इसका मतलब है कि जो मिड पॉइंट है वो तो गिर रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ पे ही गिर रहा है, तो शुरू में कितना था वही 1 माइनस कॉस थीटा, वही तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वहीं से तो आ रहा था। तो जो सेंटर ऑफ मास किसके कितना नीचे आ रहा है, तो जब इस पॉइंट पे जो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट है, तो पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, यहाँ पे था, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया। तो ये जो हाइट था वो L/2 था, देखो ध्यान से ये हाइट कितना था L/2, अब क्या हो जाएगा L/2 कॉस थीटा। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास का जो हाइट है डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ रहा है L/2 माइनस L/2 कॉस थीटा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो डिस्प्लेस हो रहा है वो किसके इक्वल टू आ रहा है L/2 1 माइनस कॉस थीटा, वही तो लिखे थे हम लोग, वही नहीं लिखे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, ये वाला तो सही ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला तो सही ऑप्शन है। द इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट पॉइंट इन कांटेक्ट विद द फ्लोर इज प्रोपोर्शनल टू। अब देखो ये थोड़ा सा टॉर्क पॉइंट अबाउट पॉइंट ए कह रहे हैं साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। एक्चुअली क्वेश्चन ये आंसर जेई में वाले ने सही दिया था, लेकिन अब ये सोचो कि क्या ये मतलब वो क्यों, अगर ये थीटा एंगल रॉड बना रहा हो किसी इंस्टेंट पे, तो वो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ को वो सोच रहे हैं कि टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ लिखना पड़ेगा, तो हम लोग mg लिख लेंगे केवल और नॉर्मल लिख देंगे। तो जब पॉइंट ए पे बैठ जाएंगे यार, तो पॉइंट ए का एक्सेलरेशन किधर है, पॉइंट ए का एक्सेलरेशन देखो इधर की तरफ होगा। पॉइंट ए का जो एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसका मतलब कि पॉइंट ए जो है वो ग्राउंड पकड़ के चल रहा है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ है। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए का मोशन कैसा होगा, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट ए का जो मोशन होगा, रॉड कैसे घूम रहा है, रॉड तो ऐसे ही घूम रहा है, तो पॉइंट ए का एक्सेलरेशन एक तो इधर की तरफ आएगा। देखो ध्यान से पॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो पॉइंट ए जो है सेंटर से बैठ के देखने पर, सेंटर से बैठ के देखने पर पॉइंट ए का जो, पॉइंट ए के पास कौन कौन सा एक्सेलरेशन होगा, पॉइंट ए का जो एक्सेलरेशन होगा एक होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और प्लस एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखो नीचे की तरफ है, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा इधर की तरफ क्या होगा, इधर की तरफ होगा ओमेगा स्क्वायर L/2, ओमेगा स्क्वायर L/2 होगा, ठीक है। और एक बात बताओ कि और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आर अल्फा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन देखो एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि जो टॉर्क देखेंगे तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास देखें तो एन कैसे घुमा रहा है, एन एंटी क्लॉकवाइज। तो आर अल्फा देखो ऐसे आएगा, आर अल्फा का डायरेक्शन देखो ऐसे आएगा, तो L/2 अल्फा ऐसे आएगा। अल्फा कैसे निकलेगा, तो अल्फा निकलेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लेके, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कितना आएगा एन इंटू कितना, एन इंटू कितना, तो एन इंटू L/2, एन इंटू L/2 कॉस थीटा इक्वल टू mL²/12 अल्फा। या अल्फा निकालने के लिए ओमेगा को डिफ्रेंशिएट कर दो, जो ओमेगा हम लोग निकाले थे, ओमेगा का वैल्यू कितना निकला था
ओमेगा का वैल्यू जो निकला था अभी, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12GL/1 + 3 sin स्क्वायर थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ गया 12GL/1 + 3 sin स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या कर देंगे हम लोग, 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 1/x का -1/x² होता है, तो -12GL/1 + 3 sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और इंटू 6 sin 2 थीटा हो जाएगा। तो इंटू 6 sin 2 थीटा हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 12GL/1 + 3 sin स्क्वायर थीटा, 1 + 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस के साथ 1/x का होता है -1/x²। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 sin 2 थीटा, sin स्क्वायर थीटा का sin 2 थीटा होता है, 6 sin 2 थीटा हो जाएगा, है ना, 3 sin 2 थीटा इंटू 3 sin 2 थीटा। इसका मतलब ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा कितना आ गया, ओमेगा डी ओमेगा मतलब अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, है ना। तो अल्फा का वैल्यू इज इक्वल टू होगा ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 12GL की जगह क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये जो होगा ये हो जाएगा 12 गुणे ये कितना था, ये 12 गुणे 3 36 था, तो ये 18GL हो जाएगा। कहने का मतलब इसको 18GL कर दो, तो अल्फा का वैल्यू देखो 18GL माइनस के साथ, अल्फा का वैल्यू जो आ जाएगा -18GL इंटू डिवाइड -18GL sin 2 थीटा डिवाइड बाई 1 + 3 sin स्क्वायर थीटा, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। कहने का मतलब जो डायरेक्ट लिख दिया वो ऐसा नहीं कि बड़ा आसानी से है वो चीज। तो देखो यहां से तुम अल्फा आ गया, तो अल्फा आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, L/2 अल्फा आ जाएगा। तो अब समझो बात को, अगर पॉइंट ए के बाद तुम टॉर्क लिखने चलोगे तो पॉइंट ए का जो एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट ए के एक्सेलरेशन का हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पॉइंट ए के एक्सेलरेशन का सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का वैल्यू कितना निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ जो सेंटर ऑफ मास आएगा यहां से कितना आ जाएगा, जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आ जाएगा, अगर हम लोग ये कहते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ मास का जो वाई कोऑर्डिनेट कहाँ गया, अगर ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा डी वी सेंटर ऑफ मास बाई डी टी। तो उसमें डी ओमेगा बाई डी टी को अल्फा लिखेंगे, तो एक तो ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इतना सीधा नहीं लिख देंगे कि डायरेक्ट सोचने वाले क्या सोचते हैं, जो आंसर डायरेक्ट लिखा जा रहा है कि टॉर्क अबाउट ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, mg/L/2 sin थीटा, ये तो रियल फोर्स का टॉर्क आएगा, प्लस क्या लगेगा, प्लस सूडो फोर्स का टॉर्क आएगा। सूडो फोर्स के लिए क्या करेंगे, पॉइंट ए का एक्सेलरेशन लिखेंगे यहाँ पे। तो जब पॉइंट ए पे जब बैठोगे तो इस पे तुम क्या लगाओगे, इस पे लगाओगे m इंटू ए लिखोगे। बात समझ में आया, क्योंकि जब पॉइंट ए पे बैठ जाओगे यार तो तुम एक्सेलरेटेड पॉइंट बन गए, तो तुम्हें इसके सेंटर ऑफ मास पे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। ए क्या होगा, ए होगा पॉइंट ए का एक्सेलरेशन। पॉइंट ए का कौन कौन सा एक्सेलरेशन है, एक तो ए सेंटर ऑफ मास, एक ओमेगा स्क्वायर और एक आर अल्फा, तीन एक्सेलरेशन। तब करोगे तब आएगा, तो हो सकता है कि साइन थीटा का प्रोपोर्शनल आ ही जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि डायरेक्ट तुम्हें जो आंख बंद करके करेंगे वो क्या कहेंगे, आंख बंद करके करेंगे वो डायरेक्ट कहेंगे यार mg/L/2 sin थीटा। वो उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, केवल 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 ए के अबाउट mg/L/2 sin थीटा का ही टॉर्क नहीं होगा। ए के अबाउट टॉर्क लिखने के लिए चूंकि ए एक्सेलरेटेड पॉइंट है, ए पे बैठेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास पे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि m इंटू ए के बराबर होगा। ए क्या होगा, ए में तीन चीज होगा, ए सेंटर ऑफ मास, रेडियल और टेंजेंशियल। अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेट है। इसलिए डायरेक्ट ये बोल देना कि साइन थीटा, जे एडवांस वाले ने यही आंसर दिया था। पता नहीं इतना कैलकुलेट करने के बाद वो आए कि ना आए, भगवान जाने, कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई गलती से भी लगा दिया होगा mg तो उसको भी नंबर मिल गया होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं तुमको कि अगर एग्जैक्ट कोई पूछेगा कि इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद फ्लोर इज प्रोपोर्शनल, तो ऐसा नहीं कि केवल mg
एम जी इंटू क्या कर दिए, एम जी इंटू ये वाला दूरी कर दिए, तो एम जी एल बाई टू साइन थीटा प्लस क्या लिखना पड़ेगा, प्लस एम इंटू ए आर क्रॉस एफ। तो हम लोग बोलेंगे ये देखो आर ए हो गया और क्रॉस क्या एम इंटू ए लिखना पड़ेगा, तब जाके आएगा। हो सकता है कैलकुलेशन के बाद साइन थीटा प्रोपोर्शनल आ जाए, लेकिन कौन कैलकुलेट करे उतना बैठ के। बात समझ में आया? ठीक है, ठीक है बेटा। अल्फा इसलिए निकाल रहे हैं बेटा क्योंकि पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क लिखने के लिए, चूंकि पॉइंट ए एक एक्सेलरेटेड पॉइंट है और पॉइंट ए का एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा। तो पॉइंट ए का मतलब हमें पॉइंट ए का एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में एक्चुअली लिखना है। तो पॉइंट ए का एक्सेलरेशन अगर हमें एक्स डायरेक्शन में चाहिए तो वो एक्सेलरेशन, खैर ए सेंटर से कोई मतलब नहीं है। पॉइंट ए का जो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में होगा वो कितना आएगा, एल बाई टू एल्फा का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू का वर्टिकल कंपोनेंट। दोनों को हम लोग देखेंगे तो वही फोर्स हम लोग लगा देंगे। तो एम ए, तो ए का जो भी एक्सेलरेशन होगा तो हमें पता चल गया कि एम ए इधर ही आएगा। जो एक्सेलरेशन ए आएगा तो सूडो फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम ए आएगा, उसी का टॉर्क लिखना पड़ेगा। तो एम ए इंटू कौन सा डिस्टेंस, एम ए इंटू ये डिस्टेंस। हो सकता है कैलकुलेट करने के बाद साइन थीटा प्रोपोर्शनल आ जाए, वो हमें चेक करना पड़ेगा बेटा। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि एम ये तो ऐसे आ रहा है और वो भी उसी दिशा में आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस एम ए इंटू कितना दूरी, एल बाई टू क्या थीटा, एम ए इंटू एल बाई टू कॉस थीटा। अब देख लो ए कितना आता है, ए कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए जो आएगा वो एल बाई ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू का लेफ्ट साइड और एल बाई टू का राइट साइड। ये एल हमें तो ए आगे तरफ देखना है तो आगे लिखेंगे, लेकिन सूडो फोर्स किधर लगाएंगे, पीछे लगाएंगे। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। खैर सी और डी और ए भी करेक्ट दिया है, वो हम अभी नहीं लगा रहे हैं, वो चेक करने के बाद पता चलेगा कि आएगा कि नहीं आएगा। वैसे नहीं आएगा क्योंकि देखो अल्फा तो खुद ही साइन स्क्वायर थीटा का प्रोपोर्शनल। तो वो गलत आंसर दिया था जे में, जो आंसर की दिए थे वो गलत दिए थे हमें लग रहा है। ठीक है, बात समझ में आया बेटा? वो डायरेक्ट लिख दे साइन थीटा प्रोपोर्शनल, इतना डायरेक्ट थोड़ी है भाई, इतना कॉम्प्लिकेटेड है वो, समझ गए? तो टॉर्क अबाउट ए ऐसा नहीं केवल एमजी का ही फोर्स का टॉर्क आएगा, वो तुम्हारा सूडो फोर्स का भी टॉर्क आएगा, और वो जरूरी नहीं कि सूडो फोर्स वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल ही आ जाए। ठीक है भाई, चलिए ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा, होमवर्क पे आंसर सब दिया है, पीवाईक्यू में ये सब जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करने वाले हैं। कल से हम थोड़ा सा और अच्छा अच्छा कंसेप्ट आपको बताएंगे, टॉपलिंग वगैरह की सारी चीज़ें। तो ये सब होमवर्क पे आप कर लीजिएगा, ठीक है, ये सब लगा लेना। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रॉब्लम कराना। ठीक है, कुछ एंगुलर इम्पल्स ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पीवाईक्यू आप लगा लीजिएगा। ठीक है, और ये असाइनमेंट ये तो क्वेश्चन आज करा ही दिए थे, ये क्वेश्चन कर लेना, ये कर लेना, ये सब होमवर्क हम दे रहे हैं, ये सब कर लीजिएगा। ठीक है, देखो लास्ट ईयर हम कराए थे ये वाला क्वेश्चन, देखो ना ऐसा ही आ गया था ना एडवांस में 2024 वाले में, देखो सिमिलर क्वेश्चन हम कराए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सब एज ए होमवर्क आप कर लीजिएगा ना। कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन का हम आंसर दे देंगे आपको, ये सब कर लीजिएगा। ठीक है, चलो कुछ इतने पे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला असाइनमेंट कल देंगे। ठीक है, चलिए बेटा पढ़ते रहिए, कल फिर मिलते हैं। ठीक है।